बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम जिस किताब को डिस्कस कर रहे हैं उसका उन्वान है इल विंड्स, सेविंग डेमोक्रेसी फ्रॉम रशियन रेज, चाइनीज एम्बिशन एंड अमेरिकन कॉम्प्लेसेंसी। ये उसका मुकम्मल उन्वान है। उसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर लैरी डायमंड, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुहक्किक हैं, प्रोफेसर हैं और डेमोक्रेसी पर कई कुतब के मुसन्निफ भी हैं। दरअसल सवाल ये है कि लोग जमहूरियत क्यों चाहते हैं, जमहूरियत या इस निज़ाम को, जमहूरियत को क्यों तरजीह दी जाती है, ये दीगर निज़ामों से अफजल क्यों है। जो मुल्क दीगर दुनिया के कई ममालिक में अभी तक राइज निज़ाम है। हम यहाँ पर कोई मजहबी बहस नहीं कर रहे, बल्कि दुनियावी जो एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हुकूमती जो निज़ाम है या कार्य रियासत को की अंजामदही के लिए जो निज़ाम तरतीब दिए गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें जमहूरियत को क्यों तरजीह दी जाती है। तो शायद इस वजह से कि जमहूरियत में जो कानून की नज़र में अमीर गरीब और अशराफी और आम रियाय के जो अफराद हैं वो सभी बराबर हैं, या इसलिए कि जो मुल्क में वसाइल, दौलत और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस वक्त उन तक मुल्क के हर शहरी की जो रसाई है वो मसावी तौर पर होनी चाहिए, समाजी इसमें इंसाफ होना चाहिए, इसमें कानून की नज़र में अमीर गरीब सब बराबर होने चाहिए। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि जो आपका हुक्मरान जो अवाम में से मुंतखब होकर आए तो वो फिर देवता ना बन जाए, वो आपका एक ना खुदा ना बन जाए, बल्कि वो एक इंसान की तरह रहे। अगर वो अच्छे अमाल करे तो उसे मोहलत दी जाए, मजीद उसे जो आईनी कानूनी फ्रेमवर्क हो उसमें उसे मोहलत दी जाए, मजीद उसे वक्त दिया जाए। और अगर वो ठीक तरह से परफॉर्म ना कर सके, उसकी कारकर्दगी बेहतर ना हो और उसके जो मफादात हैं वो ज़ाती हों या उसके फ़रोई मफादात हों, उसके जमाती हों या उसके जो अपने ऐसे मफादात हों कि जिन कि जो उसमें मुनक्किस ना करते हों कौमी मफादात को, अवामी मफादात को, तो फिर उसे अपनी जो इक़्तिदार की कुर्सी से अलग कर देना चाहिए। यही जमहूरियत का एक बुनियादी जो इसकी तारीफ है और जो इसका मकसद है। लेकिन क्या होता है कि जब हुक्मरान जो हैं वो इन मकासद के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए इक़्तिदार में आ जाते हैं, आते तो वो इसी निज़ाम के तहत वोट लेकर अवाम की जो राय का वो मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने मकासद के लिए जुट जाते हैं। वो मकासद कि जिनसे वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें, दौलत का अंबार लगा सकें, अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज और अपने क्रोनीज, अपने रिश्तेदार, अपने जो चाहने वाले हैं, जो उनके करीब हैं, उन्हें ताकतवर बनाएं, उन्हें उन्हीं में दौलत तकसीम हो, और नीचे जो अवाम है जो उन्हें मुंतखब करके लाए उन तक वो जो दौलत है उनके ना पैदा करने के ना वो वसाइल पहुंचे, ना उन्हें वो उसके असरात पहुंचे, और फिर मुल्क का एक रियासत का एक ऐसा निज़ाम तरतीब पा जाए कि जिसमें अमीर गरीब में जो ये फर्क है ये बढ़ता चला जाए, एक हुक्मरान क्लास बन जाए, दूसरी वो एक रियाया की जो एक क्लास वो बनकर रह जाए। अब ये जो एक दूसरा मस्क शुदा मॉडल है जमहूरियत के नाम पर, इसे कहा गया है क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टोक्रेसी दरअसल एक तस्वर है कि जिसके तहत एक ऐसा मुआशरा तरतीब पा जाए कि जिनमें चंद अफराद या एक तबका जो है वो अवाम के वसाइल का इस्तेसाल करके इक़्तिदार में आए और फिर वो अपने वसाइल को, अपनी जायदादों को, अपनी दौलत को बढ़ाते चले जाएं। इसकी मिसाल तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान और इस किस्म के दीगर कई तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें कई ऐसे हुक्मरान हैं कि जो इक़्तिदार से पहले अगर आप उनके एहसासात देखें, उनके कारोबारी ज़राए देखें तो वो शायद कख हों, और वो इक़्तिदार में आने के बाद लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाएं। वो कहते हैं कि रैग्स टू रिचेस का जो सफ़र है वो उनका दिहाइयों में नहीं बल्कि शायद वो कई चंद सालों में तय हो जाता है। ऐसी एक मिसाल अगर आप देख लें कि नवाज शरीफ की मिसाल, गुज़श्ता दिनों जो किताब आपके साथ मैंने डिस्कस की वो डॉक्टर मुबशर हसन की दी मिराज ऑफ पावर, उसमें वो नवाज शरीफ चूंकि वो वज़ीर ख़जाना रहे भुट्टो के दौर में, तो उसी दौर में उन्होंने जो मियाँ शरीफ थे उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री थी वो नेशनलाइज की थी, और फिर जब जनरल ज़िया आए उन्होंने फिर वो इत्तेफाक फाउंड्री प्राइवेटाइज करके मियाँ जो शरीफ खानदान था उसे वापस की। वही जो एक फैक्ट्री थी फिर वो दर्जनों फैक्ट्रीज में, मिलों में, कारोबारों में बदलती चली गई। और वो कैसे मुमकिन हुआ कि 80 के दिहाई में जो नवाज शरीफ थे वो इक़्तिदार का हिस्सा बने, और फिर इक़्तिदार में आने के बाद वो उनका जो कारोबार था, दौलत के जो अंबार थे वो कई गुना उनके बढ़ते चले गए। यही क्लिप्टोक्रेसी की एक मिसाल है। और इसके अलावा अगर जरदारी खानदान का अगर आप देख लें कि वो कैसे
उनके बारे में ये आम रवायत है कि वो सिनेमा की टिकटें ब्लैक करते थे, या इस किस्म का उनका मामूली धंधा था, या अगर वो सिंध के एक जागीरदार भी थे, तो अब अगर आप उनकी दौलत का अंदाजा लगाना चाहें तो शायद वो उनके तसव्वुर से मावरा है कि वो किस कदर दौलत इकट्ठी कर चुके हैं। इस तरह आप जो छोटे जो किरदार हैं, जो इक़्तिदार का हिस्सा बनते गए इक़्तिदार से पहले या इक़्तिदार के बाद, आप जहांगीर तरीन का देख लें, या जनरल जनरल अब्दुल रहमान, उनके बेटे अगर हारून अख्तर, माहियो अख्तर, इन दो उन भाइयों का अगर आप कारोबार देख लें, उनकी हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी देख लें, तो आपको ये मालूम होगा कि कैसे ये लोग दो इक़्तिदार से पहले या इक़्तिदार वाले इफ़राद के साथ जुड़ने से, उनका जब वो उनके क्रोनीज बने, उन इक़्तिदार का हिस्सा बने, तो कैसे उनके जो दौलत के ज़राए वो बढ़ते चले गए। ऐसे ही मलक रियाज का देख लें, या इस किस्म के जितने भी आप इफ़राद देखते हैं पाकिस्तानी मुआशरे में, और ऐसे आप हिंदुस्तानी या जो दीगर जो ऐसे तरक्की पज़ीर ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत के नाम पे एक ऐसा नाम नेहाद निज़ाम मौजूद है कि जिसमें एहतसाब की कमी है, जिसमें अदारे जो हैं वो इन जो हुक्मरान क्लास है उनके ताबे हैं, उनका एहतसाब नहीं कर सकते, इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, वहां पर ऐसे अफराद की जो दौलत है वो कई गुना बढ़ती चली गई, और ये सब जमहूरियत के नाम पर होता गया। दरअसल जमहूरियत क्या है कि जमहूरियत अदारों का नाम है। अब अगर अदारों को मजबूत नहीं किया जाएगा, अदारों पर ऐसे अफराद बैठेंगे कि जो नहीं चाहेंगे कि वो अदारे उन पर चेक एंड बैलेंस रखे, उनकी जो कारकर्दगी है उसको मॉनिटर करें, उनका जो अगर वो किसी माल प्रैक्टिसेस में पड़ जाएं, दौलत गैर कानूनी तरीके से कमाने लग पड़े, बदउनवानी और करप्शन करने लगे, तो उन पर वो पकड़ उनकी कर सके, उनका एहतसाब कर सके, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इन अदारों को मजबूत करें या उनमें इस्लाहात लाएं। इसी वजह से ना ऐसे ममालिक में, ऐसी रियासतों में जमहूरियत जो है वो ना पनप पाती है, ना वो अपनी जड़ पकड़ पाती है, ना उसके सम्राट अवाम तक पहुंच पाते हैं। जब अवाम जमहूरियत का ये जो सफर है उससे मुस्तफीद ना होगी, उससे फवायद ना उठा पाएगी, तो लामोहल्ला जमहूरियत के इस निज़ाम पर सवाल उठेंगे, लोग एतराज करेंगे, लोग पूछेंगे कि जमहूरियत का ये जो एक निज़ाम चल रहा है उससे उन्हें क्या फ़ायदा है। ये तो एक ऐसा निज़ाम है कि जो चंद एक दो तबकात में है, चाहे उसमें फौजी अगर वो जो जर्नैल हैं वो आ जाएं, या फिर मुल्क का एक ऐसा तबका आ जाए कि जिनके पास दौलत है वो इसका हिस्सा बन जाए, अवाम ऐसे फिर निज़ाम से लाताल्लुक होकर रह जाती है। फिर चाहे जमहूरियत पर गहरे बादल छा जाएं, उस पर कोई शख्स खून मारे, उसे कोई उसकी अहमियत, पार्लियामान की जो वक़्त है, अहमियत है, उसे कम करने की कोशिश करे, अवाम किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वो मुज़ाहमत करेंगे, ना वो जमहूरी जो नाम निहाद दावेदार हैं उनके पीछे खड़े होंगे। इसलिए कि अवाम को उस दौरे इक़्तिदार में इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा कि जमहूरी निज़ाम की दरअसल जो असल क़ुव्वत है वो अवाम की फ़लाह व बहबूद है, और अगर उसमें अवाम के मफाद को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर जमहूरियत जो है वो किसी काम की नहीं रहती, और वो किसी ना उसका कोई सेफ गार्ड होता है, ना उसका कोई वाली वारिस होता है, ना उसे कोई उसकी देखभाल करने वाला, या कोई उसका जो उसकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए अवाम की ताकत, वो उसमें नहीं रहती। और इस किस्म की बहुत सारी मिसालें आप देखते हैं, जैसे आपने इन दिनों आपने देखा होगा, पिछले गुज़श्ता साल से ये बातें उसका ये खबरें जो है मीडिया का हिस्सा बनी रही कि मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे, साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक, अब महातीर मोहम्मद ने जिस मुल्क को 2 दहाइयों में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी विजन से जमहूरी मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया था, उस पर एक ऐसा क्लेप्टोक्रेटिक, एक ऐसी फोर्स आ गई, एक ऐसा करप्ट शख्स उस पर आ गया कि जिसने कुछ ही साल में उस मुल्क को कंगाल कर दिया, कर्जे उस पर ला दिए, इसलिए कि वो करप्ट था, वो बदउनवान था, जमहूरियत के नाम पर आया था, लेकिन वो अपनी दौलत को, अपनी जो हवस थी इक़्तिदार इख्तियार की, वो उसे पूरा करने के लिए आया था, कि जिसकी वजह से ना सिर्फ जमहूरियत को जो सफ़र है वो भी रिवर्स बैक चला गया, बल्कि उस मुल्क की जो रेपुटेशन थी, उसका जो एक अच्छा एक नाम था, वो भी दागदार होता चला गया। तो इस किस्म की बहुत सारी मिसालें हैं कि जिनकी वजह से ऐसी क़ुव्वतें इक़्तिदार में आ जाती हैं, जो इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत की रसिया होती हैं, वो जमहूरी निज़ाम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं कि वो अपनी जो उनके बुरी नीयतें हैं, इक़्तिदार में आकर अपनी दौलत को बढ़ाने की, अपनी औलाद को आगे लाने की, वो उनकी भेंट चढ़कर एक जो अपना मुल्की एक निज़ाम है, जो अवाम की फ़लाह व बहबूद, उसको दाँव पर लगा देती हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि फिर जमहूरी निज़ाम होने के बावजूद अवाम को उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो ये सब जो इसमें जो बातें हैं, जो इसमें खराबियाँ हैं, ये
क्लेप्टोक्रेसी के नाम पर। अब इसे डेमोक्रेसी से मुख्तलिफ देखा जाए। डेमोक्रेसी तो एक ऐसा निज़ाम है जो शफाफ निज़ाम हो, जिसमें जो हुक्मरान आए वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, जो अवाम की जो जिस विजन मंशूर वादों के साथ आए वो उसे मुकद्दम जाने, उन पर अमल परा होने की कोशिश करे। अगर वो कुछ तब्दीली जो है वो एक मखसूस वक्त में ना भी ला सके, लेकिन वो उसकी ये जो कोशिशें हैं वो उस सिमत में दुरुस्त सिमत में दिखाई दें कि वो मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए मुखलिस है। लेकिन अगर ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं जमहूरी निज़ाम के तुफैल कि जिनकी जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस बात की बरमला उस पर मज़हर हो, इस बात का इजहार करें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इक़्तिदार, अपनी दौलत उसे बचाने, उसे बढ़ाने, अपनी औलाद को आगे लाने के जस्तजू में हैं, वही और इसी बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इक़्तिदार पर उनके जो पंजे हैं वो गड़े रहे। तो ये फिर एक क्लिप्टोक्रेसी का निज़ाम होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? एक ऐसा निज़ाम जो डेमोक्रेसी के नाम पर इक़्तिदार में अफ़राद आएँ और फिर उसके बाद वो अपने मज़मूम मक़ासद की तरवीज के लिए या उन्हें पूरा करने में उस जस्तजू में लग जाएँ। तो इस निज़ाम को इसके लिए चंद तजावीज़ हैं। वो तजावीज़ इस क्लिप्टोक्रेसी के निज़ाम को, क्लिप्टोक्रेसी ये जो एक तारीफ़ है, या इसी सूरत में जो हुकूमती निज़ाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ममालिक या इस किस्म के दीगर जो तीसरी दुनिया के ममालिक में कायम है, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके असरात को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले जो इसमें तजवीज़ है वो है शेल कंपनीज़ का खात्मा। अब चूंकि ये जो एक निज़ाम होगा, ये निज़ाम पाकिस्तान जैसे ममालिक के अपने इख्तियार में नहीं कि कोई भी इक़्तिदार में आए वो अपने दौलत के अंबार अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क लगाए। तो अब इस पर जो उस पर कैसे लगाया जाए, वो बैरूने मुल्क जो यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, जो इस किस्म के ताकतवर ममालिक हैं कि जिनकी जो रसाई ज़्यादा है, जो बैनुल-अक़वामी जो अदारों में जो इख्तियार ज़्यादा रखते हैं, जैसे FATF हो गया या इस किस्म के जो दीगर बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और कई जो इसमें जुमला अदारे हैं, जब तक वो अदारे मिलकर एक ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं करते कि जिसमें ये जो करप्ट अनासिर हैं, इनकी जो दौलत बाहर जमा की गई है मुख्तलिफ नामों से, कंपनीज शेल और जो फेक कंपनीज के नाम पर उन्हें उनकी पकड़ नहीं होती इन कंपनीज का, और इस किस्म के जो कानूनी निज़ाम का खात्मा नहीं होता, उस वक्त तक क्लिप्टोक्रेसी पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस सिलसिले में दूसरी जो तजवीज़ होगी वो होगी कि बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे करप्ट अनासिर हैं, जो मुल्की शराफिया का हिस्सा, चाहे उसमें सियासतदान हैं, जर्नैल हैं, जज हैं, इसमें सहाफ़ी हैं, या उसमें पुलिस के आला अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, ताजर हैं, किसी भी तबके से जिन्होंने इस मुल्क में दौलत या कानूनी गैर कानूनी तरीके से जमा की, टैक्स से बचाया और फिर बैरून मुल्क से स्मगल किया। अब इन्होंने बैरून ममालिक के अकाउंट्स में रखी है, जायदादें बनाई, उन जायदादों या अकाउंट्स की जो असल शनाख्त है वो वज़ा की जाए, इन ममालिक पर प्रेशर डाला जाए। बैरून जो यूरोपीय अमेरिकन ममालिक या इस किस्म के अदारों से ये बार बार इस्तदा उन्हें बार बार याद दहानी करवाई जाए कि इन ममालिक में जो जायदादें खरीदी गई हैं इन करप्ट अनासर ने, उनकी जो असल शनाख्त है वो वाजे की जाए, वो बताई जाए कि कहाँ से ये दौलत जमा की गई है। अब इस सिलसिले में तीसरी जो तजवीज़ हो सकती है वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून, कि जब तक मनी लॉन्ड्रिंग जो दौलत मुल्क से जो पैसा दूसरे मुल्क स्मगल होता है गैर कानूनी तरीके से, जब तक उस सिलसिले में कानून को सख्त नहीं किया जाता, मजीद उसमें इस्लाहात नहीं लाई जाती और उन पर सख्ती से अमल पैरा नहीं हुआ जाता, उस वक्त तक ये जो क्लिप्टोक्रेटिक जो अनासिर हैं उनके असर को, उनके ये जो बढ़ता हुआ रुझान है उसे कम नहीं किया जा सकता। देखिए ये जो तजावीज़ हैं ये इसी सिलसिले में हैं कि जब तक बैरून मुल्क इन करप्ट अनासिर के जो दौलत के ज़राए हैं, अंबार हैं, जो ये जमा करने का ये जो एक जो मकरूर रस्म तरीके जो रवायात चली आ रही है, कि जब तक इन पर बैरून मुल्क दौलत के ये जो पोशीदा ज़राए हैं ये नहीं बंद किए जाते, उस वक्त तक ये अनासिर इक़्तिदार में आते रहेंगे और मुल्कों को उनको लूटते रहेंगे। अब इस सिलसिले में जो एक और तजवीज़ है कि वो ये, और ये मैं समझता हूँ इस पर तो खैर अलग से इसमें व्लॉग भी बनेगा,
कि वो ये कि एहतसाब के जो अदारे हैं, जैसे आपका FIA है या नैब या इस किस्म के दीगर अदारे, उनकी जो सलाहियत है उसे बढ़ाई जाए, तहकीक की, तफ्तीश की और प्रोसिक्यूशन की। उसमें ऐसे लोग लाए जाएँ जो टैलेंटेड हो, उनकी सैलरीज बेहतर हों, उनमें साइंटिफिक जो रुझान है वो उसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें जो डिजिटाइजेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, उनकी जो ट्रेनिंग है वो उस पर ज़्यादा खर्च किया जाए। क्योंकि वाइट कॉलर ये जो क्राइम्स हैं, जो इशराफिया की ये जो कैपिटलिस्ट जो ज़राए हैं जिनसे दौलत कमाकर बाहर स्मगल किया जाता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये इनके लिए, इनकी प्रोसिक्यूशन के लिए जब तक आप ऐसे दायरे कायम नहीं करेंगे कि जिनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा होगी इन करप्ट नासर के मुकाबले में, उस वक्त तक इन करप्ट नासर की जो पकड़ होगी वो नामुमकिन अगर नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगी। अब उसमें एक ये भी तजवीज़ है कि यूरोपीय और अमेरिकन जो हुकूमतें हैं उनके साथ पाकिस्तान बिलखुसूस अपने ऐसे मुआहदे कायम करे, मुआहदे वो करे कि जिनसे ये जो करप्ट अनासर पाकिस्तान से दौलत लूट कर इन ममालिक में ज़राए अपने मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या जायदादें खरीद रहे हैं या वहाँ पर कारोबार बढ़ा रहे हैं, ये इन ममालिक की के साथ कानूनी किसी मुआहदे में शामिल होकर इस दौलत को वापस कैसे लाया जाए और इन ममालिक को मजबूर किया जाए कि हमारे जो करप्ट अनासर हैं, जैसे नवाज शरीफ की मिसाल ले लें कि जो वहाँ पर दौलत के अंबार बनाकर बैठा, जिसने मुल्क कौम की दौलत लूटी और वो अदालत से कन्विक्टेड हुआ, लेकिन वो वहां पर बैठकर वो ना सिर्फ जमहूरियत पर भाषण दे रहा है बल्कि वहां पर वो बैठकर वो इस मुल्क के कानूनी निज़ाम का तमस्सर उड़ा रहा है कि वो कैसे मुल्क की लूटी हुई दौलत के जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, अब वो दौलत जो है वो वहां पर उसके पास है और बैरून मुल्क वो जो मगरबी हुकूमतें हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि वो महज़ब हैं, वो करप्शन और इस किस्म की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसकी मुखालफत करती हैं, वो उसकी शिद्दत से मजम्मत करती हैं या उसकी कानूनी वो जो इसे एंडोर्स नहीं करती, उन्हीं ममालिक में वो नासिर बैठकर जो है वो अपनी उनकी दौलत भी महफूज है और वो भी हर सजा और जजा के कवानीन से बालातर हैं। तो इन ममालिक के साथ मजीद मुआहदे किए जाएं, मुआहदों पर और ऐसे सख्त कवानीन लाए जाएं कि जिनसे इन ऐसे नासिर के मुल्क में वापसी मुमकिन हो। अब इस सिलसिले में एक आखिरी जो तजवीज़ है वो ये है कि मुल्क में अगर हुक्मरान, जैसे अभी जो हुक्मरान मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो इस बात का दावा करते हैं कि वो करप्शन से नफरत करते हैं, करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो मीडिया पर अवाम में अवेयरनेस पैदा करें, वो अवाम में इस बात का शऊर दें कि ये करप्ट नासिर किसी भी सतह पर किसी भी शोबे में हो तो उनकी पहचान करवाएं, उनके जो दौलत के रज़राए हैं जिन तरीकों से कमाए गए हैं वो उन अवाम के सामने रखें, ताकि वो फिर दोबारा किसी रियासती अदारे का, रियासती ओहदे का वो उनके लिए हुसूल मुमकिन ना हो और वो उन तक रसाई ना हो और इनकी जो असल सूरतें हैं वो अवाम के सामने आ सकें। तो क्लेप्टोक्रेसी के खात्मे के लिए चंद तजावीज़ हैं। यानी आज का अगर ब्लॉग देखें तो उसमें दो बातों का जो हमें इस बात का जो फर्क पता चला कि डेमोक्रेसी के नाम पर जो निज़ाम हमारे मुल्क में बजा है, अगरचे उसमें इंतखाबात होते हैं, उसमें पार्लिमान है, उसमें दीगर अदारे, कोर्ट और हर अदारा उसमें मौजूद है, मीडिया और तमाम जो रियासती सतून हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम जो ज़रूरी जो जमहूरियत के लवाजमात वो सब मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा फिर तबका इक़्तिदार में आ जाता है कि जो एक तो वो गैर कानूनी दौलत पहले कमाता है, फिर इक़्तिदार में आकर उसे कई गुना बढ़ा लेता है और फिर उसके बाद वो हर किस्म के जो कानूनी और आईनी कैदोबंद से वो आज़ाद हो जाता है, वो अपने आप को किसी के सामने जवाबदेह नहीं समझता। तो ये डेमोक्रेसी से मुख्तलिफ एक सूरत है जिसे क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। इंशाल्लाह कल के फिर ब्लॉग में हम मीडिया के किरदार पर बात करेंगे कि वो कैसे जमहूरियत के लिए अच्छा या बुरा किरदार अदा करता है और कर रहा है। बहुत शुक्रिया।